Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. चीज़ें जितनी मुश्किल सोची थी उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी. जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था परेशानियां बढ़ ही रही थी, कुछ कम नहीं हो रहा था. इस बीच सिहुआ ने अपनी पूरी कोशिश की वो जुन को सपोर्ट कर सके, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, पर शायद ये काफ़ी नहीं था. जिनको इस वक्त जो चाहिए था वो था मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल अटेंशन, एक प्रोफेशनलिस्ट की सलाह, उसकी गाइडेंस, एक रिहैब की ज़रूरत थी जो इस वक्त जुन को चाहिए था. सिहुआ ने बहुत मनाया जुन को, पर जुन मानने के लिए तैयार नहीं थी. पता नहीं क्या चीज़ थी जो जुन अपने मन में बांध कर बैठ गई थी. वो बस दूर नहीं जाना चाहती थी, किसी ऐसी जगह जहाँ उसे चार दीवारी के अंदर वापस बंद कर दिया जाए. शायद जेल का डर अभी भी उसके दिल में था और वो अपने बेबी के साथ कुछ भी हार्मफुल नहीं करना चाहती थी. पर एक सच्चाई ये भी थी कि अगर वो वहाँ नहीं जाएगी तो उसकी मेंटली कंडीशन और ज़्यादा डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि उसका डिप्रेशन उसको और ज़्यादा घेर रहा था. मूड स्विंग्स जिन्हें झेलना आसान नहीं था, वो सिहुआ को भी हार्म कर देती थी. और फिर जब सिहुआ को वो हार्म कर देती थी तो उसे देखकर वो खुद को हार्म करना शुरू करती थी, खुद को कोसना शुरू करती थी, टूटना बिखरना शुरू करती थी. और ये चीज़ सिहुआ को तोड़ रही थी. सिहुआ जेनी के कहने पर उसकी मॉम के साथ बात करने भी गई थी. उसकी मॉम ने सिर्फ यही सलाह दी थी कि इस वक्त जुन को रिहैब से ज़्यादा और कोई जगह सेफ नहीं रख सकती. वहाँ जाकर उसको कंट्रोल करना सिखाया जाएगा, उसकी जो क्रेविंग्स है उसको शांत किया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि किस तरीके से उसे अपनी आगे की ज़िंदगी को लीड करना है. सिहुआ खुद भी नहीं चाहती थी कि वो जुन को खुद से अलग करे, पर कभी कभी वक्त हमें ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देता है कि हमें वो फैसले लेने पड़ते हैं जो हमारा मन बिल्कुल भी लेना नहीं चाहता, मन गवाही नहीं देता. तो क्या करें, कुछ फैसले लेने ही पड़ते हैं. इसीलिए सिहुआ ने फोर्सफुली जुन को उस रिहैब सेंटर में डाल दिया था. जुन ने बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, सिहुआ के ऊपर गुस्सा भी किया, उसे ये भी कहा कि वो उससे नफरत करती है जो वो भी उसे यहाँ छोड़ कर जा रही है. बहुत सारी चीज़ों को कहा था जुन ने जब सिहुआ ने उसे फोर्सफुली रिहैब में डाल दिया था. पर सिहुआ ने सब कुछ सुना, क्योंकि वो जानती थी कि जो उसने कदम उठाया है वो जुन के भले के लिए ही है. बेशक जुन उससे नफरत ही क्यों ना करे, पर इस वक्त वो नफरत सह लेगी, लेकिन जुन को इस तरीके से नहीं छोड़ सकती. भविष्य में अगर कुछ गलत हो गया तो सिहुआ खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगी. नफरत ही सही, नफरत को झेलना आसान है, पर किसी गलत को अपने कंधों पर झेलना बहुत मुश्किल है. और सिहुआ अब जुन के साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए जुन को रिहैब सेंटर में डाल दिया गया. पर एक बात अच्छी थी, और वो ये थी कि सिहुआ जेनी और आंट शू के साथ उन्हीं के घर में रहने लगी, एक किराएदार की तरह. आंट शू और जेनी दोनों ने ही सिहुआ को अपनी ओपन आर्म्स कर वेलकम किया था, उसे शेल्टर दिया था. पर सिहुआ फ्री लोडर नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उसने रेंट पर रहने का फैसला किया और कहा कि वो पूरा किराया देगी. आंट शू ने ज़्यादा जिद नहीं की, वो जानती थी कि ये लड़की इस वक्त किस चीज़ से डील कर रही है. पर मुश्किलें यही ख़त्म नहीं होने वाली थी. मुश्किलें तो अभी शुरू हुई थी, जिन पर वक्त दर वक्त और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी. सिहुआ के सामने अब परेशानी थी. जिनको रिहैब सेंटर में तो डाल दिया गया था और ख़ुद को भी एक शेल्टर मिल गया था रहने के लिए, लेकिन फिर भी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए था. मेडिकल फीस, ट्रीटमेंट आसान नहीं था, बहुत एक्सपेंसिव था. एक ऐसे पर्सन के लिए जिसके पास पैसों की बहुत कमी है और आगे के लिए पैसे और ज़्यादा चाहिए. वक्त के साथ पैसों की डिमांड बढ़ रही थी, इसीलिए सिहुआ ने कुछ काम करने का सोचा, जॉब करने का सोचा. जॉब मिलना भी आसान नहीं था, वो एरिया रूरल था, तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतने सारे ऑप्शन नहीं थे जॉब्स के लिए. इसीलिए जो कुछ मिला, जैसा मिला, वो इस वक्त सिहुआ को करना पड़ रहा था. दूसरी बात, उसकी खुद की कंडीशन भी इतनी बेटर नहीं थी. वो अब 5 मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी थी. 1 महीना बीत गया था जद्दोजहद में, जॉब हासिल करने में, इसीलिए पूरे 5 महीने प्रेग्नेंट लेडी काम करे आसान नहीं होता. इतनी सारी टेंशन, स्ट्रेस के बीच में, लेकिन उसे काम करना होगा, पैसे जोड़ने होंगे अपने लिए भी और जुन के लिए भी. उसका ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव था, रोका नहीं जा सकता, दवाइयाँ महंगी थीं, बोझ था कंधों के ऊपर जिन्हें उठाना था. इसीलिए 12-12, 13-13, 14-14 घंटे तक सिहुआ ने लगातार काम किया. वो न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी काम करने लगी पैसों को जोड़ने के लिए. पर इन सब चीज़ के अंदर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वो एक चीज़ नज़रअंदाज कर रही थी, और वो थी खुद की हेल्थ. वो खुद भी अब धीरे धीरे वीक हो रही थी. उसकी बॉडी डिमांड कर रही थी रेस्ट के लिए, अच्छे फूड के लिए, विटामिन के लिए. लेकिन क्या करें, वो ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर पाएगी. उसकी ऐसी हालत को देखकर जेनी और आंट शू भी खुश नहीं थे. आंट शू ने कितनी बार सिहुआ से ये कहा कि वो घर पर ही रेस्ट करे,
वो उसके लिए सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, पर सिहुआ कोई एहसान नहीं लेना चाहती थी। वो एक खुददार लड़की थी। बचपन से लेकर अब तक उसने खुद को इसी तरीके से संभाला है, किसी के ऊपर भी बर्डन नहीं बनी है। जुन हमेशा उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करती थी, उसे ऑफर करती थी, पर कभी भी सिहुआ ने अपनी हद के बाहर जाकर किसी भी चीज को नहीं अपनाया। और यहाँ कैसे वो एक्सेप्ट कर सकती है? जिन लोगों ने उसे शेल्टर दिया वो उनके ऊपर बर्डन कैसे बन सकती है? सिहुआ की ऐसी हालत देखकर जेनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो सिहुआ को अपनी एक एल्डर सिस्टर की तरह देखती थी और इस तरीके से सिहुआ को दिन रात काम कर देखकर उसको टेंशन हो रही थी, क्योंकि वो एक नर्स थी। वो जानती थी एक प्रेग्नेंट लेडी को इतना लोड नहीं लेना चाहिए, यह आगे चलकर उनकी प्रेगनेंसी पर असर डालेगा। इसीलिए उसने चिंता करते हुए सिहुआ से कहा, सच में सिहुआ तुम इसी तरीके से काम करना चाहती हो? सिहुआ ने कहा, जेनी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम जानती हो मुझे कितने सारी चीजों का बिल चुकाना है, रेंट देना है, जो उनकी मेडिकल फीस है, ट्रीटमेंट है, दवाइयाँ हैं, खर्चा बहुत है, मुझे काम करना होगा। जेनी ने कहा, लेकिन तुम इस तरीके से खुद को तकलीफ पहुंचाओगी। तुम भी प्रेग्नेंट हो, तुम्हें खुद भी केयर की जरूरत है, ये क्यों भूल जाती हो? सिहुआ ने कहा, मैं केयर कर लूंगी, आराम कर लूंगी, पर जब तक वक्त नहीं आता, अभी डिलीवरी में मेरे लिए वक्त है। मैं भी 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, अभी 4 महीने है ना। 4 महीने के अंदर मैं इतना कमा लेना चाहती हूँ कि जब मैं और जुन दोनों का डिलीवरी का वक्त आए तब मेरे पास इतना तो पैसा हो कि ज़रूरत पड़ने पर चीज़ें कम ना पड़े। और ये तो अच्छा है कि मेरी और जुन की डिलीवरी टाइम में थोड़ा सा गैप रहेगा, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर पाऊंगी बेबी को बर्थ देने के बाद, और उसके बाद जैसे ही जुन की डिलीवरी का वक्त आएगा मैं काम करना फिर से शुरू कर दूंगी। इससे हम दोनों का ही खर्चा मैं उठा पाऊंगी, ये ठीक रहेगा। सिहुआ की आंखें वहीं दूर आसमान में टिकी हुई थीं और जेनी सिहुआ को देख रही थी। एक इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी, इतने सारे सपने। जेनी सच में सिहुआ के जज्बे को सल्यूट करना चाहती थी। इतनी कमजोर स्थिति में हार ना मानना, डट कर खड़े रहना, टूटना ना बिखरना, जबकि तब जब आप बिल्कुल अकेले हो आसान नहीं होता। इसीलिए जेनी हमेशा सिहुआ की बहुत रिस्पेक्ट करती थी और जितना हो सके उतना सपोर्ट करने की कोशिश करती थी। बेशक सिहुआ खुद की केयर ना करती हो, पर जेनी उसकी बहुत केयर करती थी। उसे जूस, फ्रूट्स, अच्छी दवाइयाँ और भी बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरत होती थी वो हमेशा जेनी उसे प्रोवाइड कराती थी। जब रात को सिहुआ थक कर घर पर वापस आती थी तो उसके खाने का ख्याल रखना, उसके फीट को मसाज करना, जिसमें बहुत दर्द होता था क्योंकि वो खड़े खड़े दिन भर काम करती थी, पर फिर भी वो बस अपने प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना, हम चाहे कितने भी प्लान्स बना लें, कितने भी सिक्योर कर लें खुद को, जब वक्त खेलने पे आता है तो हर चीज़ उसके हिसाब से ही चलती है और हम सिर्फ कठपुतली बनकर रह जाते हैं वक्त के हाथों की। जैसा चाहे जब चाहे वैसे वो हमें नचा सकता है, और कुछ ऐसा ही अब इन लोगों की ज़िंदगी में हो रहा था। जुन को चाइना से गायब हुए लगभग 2 महीने का वक्त हो गया था और इन 2 महीने में ऐसा नहीं था कि सब कुछ शांत हो गया है। हाँ, उस खबर की रफ्तार कम हो गई थी, पर रफ्तार ही तो कम हुई थी, चिंगारी तो थी, और चिंगारी को आग बनने में वक्त ज़्यादा नहीं लगता। वो केस एक बार फिर गर्मा गया था, लोगों ने हवा देना शुरू कर दिया था, गवर्नमेंट और ज़्यादा सक्रिय हो गई थी। और वहीं दूसरी तरफ मसामिया में भी हाल कुछ अच्छा नहीं था। शाओवी और उसके फादर दोनों के बीच में बहुत क्लैश था। उसके फादर अभी भी जुन को बरी करने के लिए तैयार नहीं थे। शाओवी के फादर ने शाओवी से वादा लिया था कि वो जुन को तभी बरी करेंगे जब शाओवी उनके इशारों पर चलेगा, जो वो कहेंगे वो उसे मानेगा। लेकिन शाओवी ने जब जाना कि उसके फादर क्या चाहते हैं तो वो तुरंत इस बात से पीछे हट गया। उसके फादर चाहते थे कि वो वहाँ शादी करे जहाँ वो चाहते हैं, पर शाओवी बिल्कुल भी किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। उसने जुन से वादा किया था कि वो हमेशा उसका बन के रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा, और यही सी बात पर वो अड़ा हुआ था। लेकिन शाओवी के फादर बिल्कुल भी इस वक्त सॉफ्ट होने के लिए तैयार नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि शाओवी इसकी बात नहीं मान रहा है तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था शाओवी को अपने इशारों पर नचाने का, और वो था जुन, उस लड़की को यहाँ से मसामिया में वापस घसीट कर लेकर आना। इसीलिए मसामिया से रॉयल गार्ड्स को चाइना भेज दिया गया था जुन को वापस मसामिया लेकर आने के लिए। ये चीज़ शाओवी की नज़र में नहीं थी, पर उसके फादर ने तेज़ कर दी थी रफ्तार जुन को ढूंढने की। पर जब उन्हें ये पता चला कि जुन चाइना से गायब हो चुकी है तो उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि शाओवी तैयार नहीं था शादी करने के लिए, और उसको शादी करने के लिए मनाने के लिए सिर्फ उनके पास एक ही रास्ता था कि उस लड़की को शाओवी की कमज़ोरी बनाया जाए, क्योंकि उसके फादर समझ गए थे कि शाओवी उससे प्यार करता है, पर वो इतनी आसानी से एक ऐसी लड़की को अपने घर में मंजूरी नहीं दे सकते
जिसने इतना सब कुछ बवाल खड़ा कर दिया हो। और वैसे भी जुन उनके स्टैंडर्ड से बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। उनकी नज़र में तो वो एक कैरेक्टरलेस लड़की थी जो सिर्फ उनकी दौलत के पीछे थी, एक गोल्ड डिगर थी। उन्हें तो अपने लिए एक ऐसी बहू चाहिए थी जो कि उनके स्टैंडर्ड से मैच करे, उनकी क्वीन बनने के लायक हो, उनके फ्यूचर अथॉरिटी को संभालने के लायक हो, जो कि जुन तो बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए वो बस इस वक्त उस लड़की को या तो ख़त्म कर देना चाहते थे या उसे घसीट कर यहाँ लेकर आना चाहते थे, जिससे वो उसे इस्तेमाल कर सकें शाओवी को मजबूर करने के लिए। इसीलिए रॉयल गार्ड चाइना में जुन की रफ्तार को तेज़ कर रहे थे, उसे ढूंढने के लिए अपनी रफ्तार को तेज़ कर रहे थे। और खबरें वापस एक बार सुर्खियाँ पकड़ चुकी थी, हवा लग चुकी थी, हर जगह पोस्टर निकल रहे थे जुन को ढूंढने के लिए। और ये चीज़ रूरल एरिया में भी पहुंच गई थी। आखिरकार वहाँ कुछ भी ना हो, लेकिन टीवी तो था, और टीवी पर खबरें लगातार एक ही स्पीड में, एक ही लय में बहे चले जा रही थी। जुन अपने रिहैब में थी। धीरे धीरे वो इन सब चीज़ों के साथ ढल गई थी। उस हॉस्पिटल में रहना उसके लिए आसान नहीं था, पर जैसे जैसे उसने वक्त गुजारा, डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट के साथ उसने वक्त गुजारा, धीरे धीरे वो खुद पर कंट्रोल करना सीख गई थी, अपने गुस्से को काबू करना सीख गई थी। अब वो अपनी क्रेविंग्स पर काम करना शुरू कर रही थी। अपने बच्चे के लिए वो अच्छा होना चाहती थी। पर एक दिन एक खबर और सब कुछ, इतनी सारी मेहनत सब तबाह हो गई। जैसे ही वहाँ हॉस्पिटल में काम करने वाले स्टाफ ने जुन के बारे में खबर को टीवी पर देखा, उन्होंने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। सब लोग जुन के बारे में बात कर रहे थे। जुन को नहीं पता था कि क्या चल रहा है, उसे तो बिल्कुल भी होश ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। पर जब वो उस रिहैब सेंटर में जैसे जैसे आगे गुजर रही थी, चाहे वो एक्सरसाइज करने के लिए जाए, चाहे वो खाना लेने के लिए जाए, चाहे वो कहीं भी जाए, दवाई खाने के लिए क्यों ना जाए, लेकिन लोगों की अजीब निगाहें उसका पीछा कर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ऐसा क्या हो गया है कि लोगों की निगाहें उस पर आकर टिक गई हैं। पर उसके सवालों का जवाब उसे तब मिला जब वो हॉल में पहुंची और सामने लगे हुए टीवी पर एक खबर फ्लैश हो रही थी। लोग अजीब निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। वही शब्द, वही इल्जाम, वही सब कुछ जिससे वो भागकर यहाँ आई है, वो एक एक करके उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगा। जो जख्म उसने सिलने के लिए सोचे थे वो वापस खुल गए थे। वो जख्म अब उसे दर्द दे रहे थे। और एक बार फिर वही सारी निगाहें जो उसके ऊपर उठ रही थी, ये चीज़ उसको डराने के लिए, उसके ट्रॉमा को और ज़्यादा हावी करने के लिए काफ़ी थी। जुन भागने लगी बहुत ज़ोरों से। हर इंसान उसके पीछे भागना चाहता था, उसे रोकना चाहता था, क्योंकि वो जानते थे कि इस वक्त ये किस तरीके की पेशेंट हो सकती है, कितना खतरनाक हो सकता है और ये खुद को नुकसान पहुंचाएगी। नर्स और वार्ड बॉय दोनों जुन के पीछे भाग रहे थे, पर जुन ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सारे लोग, उसका बेबी उसके साथ, उसे दूर ले जाएंगे, उसे चोट पहुंचाएंगे, बिल्कुल वैसे ही उसे उस कमरे में बंद कर देंगे जैसे पहले बंद किया था। उसको टॉर्चर किया जाएगा, वही सारे सवालों को बार बार पूछा जाएगा, भूखा रखा जाएगा, उसे दवाइयाँ दी जाएंगी। और फिर उसे वही चीज़ें याद आएंगी कि किस तरीके से उसे बर्थ कंट्रोल पिल को खिलाया गया था। ज़बरदस्ती कहा गया था कि वो कुछ भी रॉयल अपने अंदर नहीं रख सकती, वो प्रेग्नेंट होने का रिस्क नहीं ले सकते थे, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर उसे वो पिल खिलाई थी। लेकिन वो अब तो प्रेग्नेंट हो गई है ना, वो अपने बच्चे को किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहती थी। उसका इंस्टिंक्ट उसे सिर्फ यही कह रहा था कि अगर उसने खुद को नहीं छुपाया तो उसके बच्चे को उससे ले लिया जाएगा, उसको टॉर्चर किया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। नहीं, वो ये नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने खुद को यहाँ बंद कर लिया था। बाहर से कितनी कोशिश की जा रही थी दरवाज़ा खुलवाने की, पर जुन दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। अब डॉक्टर्स भी वहाँ पर आ चुके थे, साइकोलॉजिस्ट भी वहाँ आ गए थे जो जुन को हैंडल कर रहे थे। उन्होंने कहा, जुन दरवाज़ा खोलो, पर जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। जब दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की गई तो जुन ने वहाँ से चीखते हुए कहा, अगर किसी ने भी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की गई तो मैं खुद को नुकसान पहुँचाऊंगी, मैं ख़त्म कर लूँगी खुद को। जुन की ऐसी वार्निंग सुनकर एक डॉक्टर भी सतर्क हो गए थे। वो जानते थे कि अगर ज़्यादा जोर दिया जाएगा तो पेशेंट ऐसा कदम उठा सकता है। इस वक्त पेशेंट के रिलेटिव को बुलाना पड़ेगा। सीहुआ को कॉल लगाया गया। सीहुआ अभी भी अपनी फैक्ट्री में काम कर रही थी, उसे तो पता ही नहीं था कि क्या कुछ हो गया है और क्या कुछ घट रहा है बाहर। वो अभी भी अपनी फैक्ट्री में शांति से काम कर रही थी, पर जब फ़ोन कॉल आया और सामने रिहैब सेंटर का नंबर शो हुआ तो एकाएक सीहुआ पूरी तरीके से काँप गई। उसने काँपते हुए हाथों से फ़ोन उठाया, उसने कहा, हेलो, क्या हुआ है? जो कुछ उसने सुना उसने उसके दिल की धड़कन को रोक दिया था। वो सारा काम वहीं छोड़कर बिना इन्फॉर्म किए हुए रिहैब सेंटर की तरफ भागने लगी। दिन का समय हो रहा था। जुन जैसे ही सीहुआ वहाँ से बाहर निकली, उसके सामने जेनी दिखाई दे गई। जेनी को नहीं पता था कि सीहुआ इतनी बुरी हालत में क्यों है। उसने कहा, हुआ क्या है? सीहुआ ने कहा, जल्दी चलो, हमें रिहैब सेंटर जाना पड़ेगा। जेनी ने कहा, रिहैब सेंटर? जुन ठीक तो है? सीहुआ ने कहा, हमारे पास वक्त नहीं है, वो कुछ गलत कदम उठा लेगी, हमें जल्दी जाना होगा। जेनी ने बिना कुछ सवाल किए सीहुआ का हाथ थामा और उसे अपने साथ सिक्योरली वो रिहैब सेंटर की तरफ ले जाने लगी। सीहुआ पूरे रास्ते कितनी घबराई हुई है ये जेनी देख सकती थी। उसे नहीं समझ आया था कि हुआ क्या है और इस वक्त वो पूछना भी नहीं चाहती थी। वो बस इस वक्त
रिहैब सेंटर पहुंचना चाहते थे और लगभग पौन घंटे बाद वो रिहैब सेंटर पहुंच गए थे। जैसे ही सिहुआ ने रिहैब सेंटर के कदम रखा, वो महसूस कर सकती थी कि पूरा रिहैब सेंटर इस वक्त कितना ज़्यादा अलर्ट मोड में है। सब लोग अफरा तफरी मचा रहे थे। सब यही कह रहे थे कि एक पेशेंट ने खुद को कमरे में लॉक कर लिया है। सिहुआ बस भागते दौड़ते वहाँ पहुँच गई जहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी एक कमरे के बाहर। वो सुन पा रही थी जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी कि डॉक्टर्स कितनी प्रे कर रहे हैं, उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही है। फाइनली सिहुआ उस दरवाजे के बाहर पहुंच गई। जैसे ही डॉक्टर ने सिहुआ का चेहरा देखा, उन्होंने कहा, हो थैंक गॉड आप आ गई। आपको पता है इस पेशेंट ने कितना ज़्यादा नाक में दम कर दिया है। डॉक्टर भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। सिहुआ ने कहा, आई एम सॉरी, पर हुआ क्या? ये अचानक से इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही है? जुन 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 ठीक तो है ना वो? डॉक्टर ने कहा, आपने हमें बताया नहीं कि क्रिमिनल को आप इस रिहैब सेंटर के अंदर डाल रही हैं। आपको ज़रा भी चिंता है इस रिहैब सेंटर की? यहाँ पे और भी पेशेंट्स हैं। अगर ये इसी तरीके से रहेगी तो बाकी पेशेंट्स के ऊपर क्या असर आएगा? आप या तो इसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहिए, वरना मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। जैसे ही सिहुआ ने ये सुना, वो एकदम से बहुत डर गई। उसने कहा, क्रिमिनल? आप पुलिस? आप क्या बकवास कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, सच में? अब आप इस तरीके से बिहेव करेंगे जैसे कि आप बहुत इनोसेंट है। जॉनी ने कहा, आप चिल्लाना बंद कीजिए, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। आप देख नहीं रहे हैं कि ये लेडी प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट लेडी से किस तरीके से बात की जाती है? आपको बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। डॉक्टर ने कहा, आप शांत रहिए। क्या आपको नहीं पता है कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आपको पेशेंट को दाखिल कराने से पहले बताना चाहिए कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस है या नहीं? सब जॉनी के पास भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो भी सिहुआ और जुन की कोई हिस्ट्री नहीं जानती थी, पास्ट नहीं जानती थी। उसे नहीं पता था कि ये दोनों यहाँ पर क्यों हैं, क्या कर रही हैं, अकेली हैं, इस तरीके से क्यों यहाँ जिंदगी व्यतीत कर रही हैं, नहीं जानती थी। और ना ही उसने कभी पूछने की कोशिश की, क्योंकि वो जानती थी कि ये दोनों किसी न किसी चीज़ से तो भाग रही हैं। कोई जख्म तो है और वो जख्म को कुरेदना नहीं चाहती थी। जॉनी के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। सिहुआ ने कहा, मुझे जुन से बात करनी है। आप जो कह रहे हैं हम बाद में बात करेंगे, पहले मुझे जुन से बात करनी है, मुझे दरवाज़ा खोलना होगा। वो आगे अपने कदम को बढ़ाने लगी। उसने कहा, जुन जुन प्लीज़ बेबी दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ, मैं सिहुआ हूँ। जुन अभी भी लगातार चिल्ला रही थी अंदर से, नहीं नहीं, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगी, मैं अपने बेबी को किसी को छीनने नहीं दूंगी, कोई नहीं आएगा यहाँ से, चले जाओ, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी, मैं नुकसान पहुँचा लूंगी। बहुत देर तक सिहुआ आवाज़ लगाती रही, पर जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई भी नहीं सुना। उसने ये भी नहीं सुना कि बाहर सिहुआ है, कौन है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ सिहुआ बस सिर्फ यही उम्मीद कर रही थी कि जुन एक बार तो उसकी आवाज़ सुने, एक बार तो सुने कि कौन है बाहर। पर बहुत देर तक भी जब जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, दरवाज़ा नहीं खोला, तो सिहुआ भी टूट गई। वहीं दरवाजे पे बैठ के रोने लगी। उसने कहा, जुन ये मैं हूँ, सिहुआ हूँ, कोई नहीं है, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो जुन, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। मैं आई हूँ, मैं तुम्हें आई हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, प्लीज़ बेबी दरवाज़ा खोलो, मैं प्रोटेक्ट करूँगी, मैंने तुमसे वादा किया था ना, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। सिहुआ को इस तरीके से रोता हुआ देखकर वहाँ पर सबको उसकी हालत पर तरस आ रहा था। वो देख रहे थे कि लड़की कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जैनी भी सिहुआ को संभालने की कोशिश कर रही थी। आंट शू भी वहाँ आ चुकी थी। आंट शू इसी हॉस्पिटल में काम किया करती थी, इसीलिए उन्हीं के कहने पर यहाँ के डॉक्टर ने जुन को इस हॉस्पिटल में शामिल किया था। और जब हॉस्पिटल वालों को खबर पता चली जुन के इस तरीके की कोई पास्ट की, तो उन्होंने आंट शू को खबर की। आंट शू ने डॉक्टर से बात की कि वो अभी इस खबर को बाहर ना जाने दे। डॉक्टर शू ने सिहुआ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या रहा है? सिहुआ ने कहा, देखिए ना आंट, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। आंट शू ने कहा, जुन दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी फ्रेंड यहाँ कितनी दुखी है, दरवाज़ा खोलो। जुन ने कोई दरवाज़ा नहीं खोला, पर अंदर से अब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बंद हो चुकी थी, शांत हो गई थी। सिहुआ ने जब ये महसूस किया तो उसने कहा, आंट अब तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, क्या उसने कुछ कर लिया? दरवाज़ा खोलो जुन। ये कहते हुए सिहुआ पागलों की तरफ दरवाजे को ठोकने लगी। तभी पीछे से एक इंसान आ गया है। उसने कहा, हमें दरवाज़ा खोलना होगा, ये लीजिए चाबी, इस चाबी से दरवाज़ा खोल सकती हैं। सभी उसे ऐसे देखने लगे जैसे कि मान लो उसने कितनी बड़ी बात कहती हो। सिहुआ ने चिल्लाते हुए कहा, ये चाबी पहले ही क्यों नहीं दी गई? पहले भी तो दरवाज़ा खोला जा सकता था ऐसे। अगर तोड़ नहीं सकते थे तो हम खोल तो सकते थे, ये चाबी पहले क्यों नहीं दी गई? वो आदमी थोड़ा डर गया था। उसने कहा, मैडम ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि हमें कोई एक्शन लेने का समय ही नहीं मिला। ये चाबी मिल नहीं रही थी, और जिस इंसान के पास थी वो हॉस्पिटल से बाहर गया हुआ था, वो अभी आया है, इसीलिए मैं बस चाबी लेकर यहाँ दौड़ कर आया हूँ। सिहुआ ने बिना कुछ कहे उस इंसान की तरफ घूरा और चाबी लेकर आगे बढ़ गई। उस दरवाजे को खोलने से पहले सिहुआ का दिल कितना ज़्यादा कांप रहा था, इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता था। उसके हाथ पांव बिल्कुल ठंडे थे, पता नहीं क्या चीज़ उसका इंतज़ार कर रही थी, पर दिल पूरी तरीके से बैठ चुका था, सांसें रुक चुकी थी जैसे ही वो दरवाज़ा खुला था। पूरा अंधेरे में था कमरा। सिहुआ अपने कदमों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। उसने कहा, जुन
पर कोई जवाब नहीं आया। जब थोड़ा और कदमों को आगे बढ़ाया तो देखा वहीं उस खिड़की के किनारे से कोने में एक सिमटी हुई लड़की बैठी हुई है। उसने व्हाइट कलर का गाउन पहना हुआ है, बाल खुले हुए हैं, मैसी हैं, चेहरे के आगे आ रहे हैं और उसने अपना चेहरा वहीं घुटनों में दबाकर सर को झुका रखा है। जुन की ऐसी हालत देखकर सिहुआ लगभग 100 मौतें मर चुकी थी। उसका दिल पूरी तरीके से टूट गया था। वो भागकर जुन के पास गई। उसने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुमने मुझे डरा दिया था, तुम पागल हो, तुम क्या कर रही थी, मरना चाहती हो क्या, अपने साथ साथ मुझे भी मारना चाहती हो। वो लगातार बोले चली जा रही थी पर जुन तो पूरी तरीके से ठंडी थी। वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। पर सिहुआ महसूस कर रही थी कि वो रो रही है, कांप रही है। सिहुआ ने कहा, जुन मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने खुद को क्यों बंद कर लिया बेबी, सब कुछ तो ठीक था ना, फिर अचानक से सब कुछ क्या हो गया। जुन ने कहा, वो ले जाएंगे, बस कुछ ले जाएंगे, मुझसे ले जाएंगे सिहुआ, वो छीन लेंगे। मैं इसलिए यहाँ चुपचाप बैठना चाहती थी। चुप कर, सबसे चुप कर। सिहुआ ने कहा, कौन ले जाएगा, मुझे बताओ, कौन ले जाएगा, क्या ले जाएगा बेबी, मुझे बताओ। जुन ने कहा, वो मेरे बेबी को ले जाएंगे, वो मार देंगे, सबको मार देंगे, मुझे भी मार देंगे। मैं नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती। सिहुआ बिल्कुल स्टंट हो गई थी। उसने कहा, ये तुमसे किसने कहा। जुन ने कहा, खबर टीवी पे खबर आ रही है कि वो मुझे ढूंढ रहे हैं, सिहुआ वो मुझे ले जाएंगे। कोई तुम्हें कहीं नहीं लेके जाएगा, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, तुम्हें समझ में आया। ये कहते हुए सिहुआ ने जुन के चेहरे को अपने हाथ में लिया, उसके आंसुओं को पोंछा और उसे गले लगा लिया। पर जैसे ही उसने महसूस किया कि उन दोनों के बीच में कुछ है तो उसने थोड़ा सा जुन को पीछे करा और देखा कि जुन की गोदी में क्या रखा हुआ है। उसकी गोदी में बहुत सारी दवाइयों की शीशियाँ रखी थी। ये चीज़ सिहुआ को डराने के लिए और ज़्यादा काफ़ी थी। उसने कहा, जुन इतनी सारी दवाइयाँ, इन दवाइयों को क्या कर रही थी तुमने खाई है क्या, आ करो, तुमने दवाइयाँ खाई क्या। जुन ने कहा, नहीं मैंने खाई नहीं सिहुआ, आई स्वेयर मैंने नहीं खाई, पर मुझे दवाइयाँ खानी है। इनमें सोने वाली दवाइयाँ हैं, देखो इनमें स्लीपिंग पिल्स। मैं बस स्लीपिंग पिल्स लेना चाहती थी, मैं सोना चाहती थी। ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे तो मैं बस सोना चाहती थी। आई स्वेयर मैंने नहीं खाई, आई स्वेयर। सिहुआ क्या करे, चिल्लाए, चीखे, क्या करे, कैसी हालत में कैसे संभाले इसे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जेनी तुरंत भागते हुए सिहुआ के पास आई। उसने कहा, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। सिहुआ ने कहा, निकलना होगा मतलब। जेनी ने कहा, यहाँ पर डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। अब जाके सिहुआ और ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी और वहीं दूसरी तरफ जुन ने सिहुआ का हाथ बहुत कस कर पकड़ लिया था। सिहुआ ने कहा, पर क्यों, आखिर चल क्या रहा है ये सब कुछ। जेनी ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता, टीवी पर तुम्हारी फ्रेंड को वांटेड दिखाया जा रहा है और अभी ये सब बातें करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, यहाँ से चलो। सिहुआ ने कहा, पर ये लोग हमें जाने देंगे। जेनी ने कहा, चिंता मत करो, मॉम के कुछ अच्छे जानकार वाले लोग यहाँ हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा जल्द से जल्द, इससे पहले कि डॉक्टर्स यहाँ आ जाएं, सीनियर डॉक्टर्स यहाँ आ जाएं, तब आज यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जल्दी चलो, हर चीज़ को संभाल लिया जाएगा। फिर बहुत कुछ वार्ड बॉय की मदद से और कुछ नर्सेस की मदद से, जिन्हें आंट शू बहुत अच्छे से जानती थी, जुन और सिहुआ को वहाँ से निकाल दिया गया। वैसे भी हॉस्पिटल अपने नाम पर कुछ नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा रोकने की हिम्मत नहीं की। वो अगर पुलिस आएगी तो ये कह देंगे कि वो ऑलरेडी भाग चुके हैं। पर अब भाग के जाएंगे कहाँ, कैसे संभालेंगे चीज़ों को। जैसे तैसे करके हॉस्पिटल से बाहर निकला गया। आंट शू और जेनी सिहुआ और जुन दोनों को लेकर अपने घर आ चुकी थी। दोनों की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आंट शू ने कहा, हम यहाँ नहीं रह सकते। जेनी ने कहा, पर मॉम हम कहाँ लेकर जाएंगे इन सबको। आंट शू ने कहा, एक काम करो, इन्हें हमारे पुराने विलेज वाले घर पर लेकर जाओ, मैं कुछ समय बाद वहाँ आती हूँ, अभी यहाँ मुझे चीज़ों को संभालना होगा। जेनी ने कहा, पर मॉम मैं आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। आंट शू ने कहा, अभी इन्हें तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, समझ में आया, इनके साथ रहना जब तक मैं लौटूँ ना। इसके बाद आंट शू ने जुन, सिहुआ और जेनी को वहाँ से भेज दिया। आंट शू जानती थी कि अब चीज़ें मुश्किल होंगी, उनके पास भी पुलिस आएगी, तलाश जारी हो जाएगी। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो इन बच्चियों को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। वो बिल्कुल जेनी की तरह ही उन दोनों को देख रही थी। वो जानती थी कि कोई ना कोई चीज़ तो बहुत बुरी हुई है इन लोगों के साथ, जिस वजह से ये यहाँ हैं। सिहुआ के साथ इतना वक्त गुजारने के बाद आंट शू को इतना तो पता चल गया था कि ये लोग अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं हैं। और वैसे भी वो ये इस बात में यकीन रखती थी कि अगर भगवान ने उन लोगों को मिलवाया है तो किसी न किसी मकसद से ही मिलवाया होगा। शायद इन लोगों को प्रोटेक्ट करना ही उनकी जिम्मेदारी है। जेनी सिहुआ और जुन को लेकर अपने फादर के पुराने घर में आ चुकी थी। ये घर एक गांव में था, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बसा हुआ छोटा सा घर था
जहाँ दूर दूर तक भी लोग नजर नहीं आ रहे थे। सिहुआ ने डरते हुए पूछा, पर हम यहाँ रहेंगे कैसे? जेनी ने कहा, चिंता मत करो, यहाँ हमारी फैमिली बहुत कम आया करती थी। यहाँ लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, यहाँ लोग भी बहुत कम आते हैं। जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता हमें यहीं रहना होगा। मॉम संभाल लेंगी चीज़ों को, तुम टेंशन मत लो। सिहुआ ने कहा, पर जुन की हालत ठीक नहीं है। जेनी ने कहा, अब जैसा भी हो हमें यहीं रहकर चीज़ों को संभालना होगा। अगर बाहर गए तो मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएगी। सिहुआ के पास जेनी की बात का कोई जवाब नहीं था। जेनी ने कहा, क्या अब तुम मुझे बताओगी कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, और वो लोग तुम्हारी फ्रेंड के पीछे क्यों पड़े हैं? सिहुआ ने कहा, क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? जेनी ने लगभग चकल करते हुए कहा, सच में तुम अब भी मुझसे ये पूछ रही हो? मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक आ गई अपनी मॉम को वहाँ छोड़कर। और वहीं दूसरी तरफ मसामिया में जैसे ही शाओवी को पता चला कि उसके डैड ने क्या किया है, वो पूरी तरीके से बौखला गया था। उसने लगभग चीखते हुए अपने डैड से कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई जुन के खिलाफ ये सब चीज़ दोबारा करने की। उसके डैड ने लगभग बहुत ही काम वॉइस में कहा और बिल्कुल केयरलेसली, तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। तुम जानते हो ना इस बात को, मुझे मेरा हायर चाहिए। मुझे इस पद को संभालने वाला एक ऐसा इंसान चाहिए जो आगे चलकर गद्दी पर बैठेगा। अगर तुम इसी तरीके से जिद पर अड़े रहोगे और शादी नहीं करोगे तो ये सब चीज़ कैसे मिलेगी मुझे? कैसे मेरा सपना पूरा होगा? कैसे हमारा वंश आगे बढ़ेगा? शाओवी ने कहा, बस सिर्फ आपको इसी चीज़ से मतलब है, आपको किसी और चीज़ से मतलब नहीं है, अपने बेटे की खुशी से कोई मतलब नहीं है। शाओवी के फादर ने कहा, मुझे इस वक्त किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं छोड़ सकता। अगर तुम इस तरीके से करोगे तो तख्ता पलट होने में समय नहीं लगेगा और मैं अपनी कुर्सी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता। शाओवी ने लगभग चीखते हुए कहा, आपके लिए सिर्फ कुर्सी मायने रखती है ना? सिर्फ कुर्सी, मैं कुछ नहीं। शाओवी के डैड ने कहा, प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करो, इन सबको कमाने में हमारी पीढ़ियां लग गई हैं और मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता। शाओवी ने कहा, तो आप क्या चाहते हैं? शादी कर लो, बस यही मैं चाहता हूँ। शाओवी के डैड ने कहा। शाओवी ने कहा, सिर्फ यही चाहते हैं? फिर आप जिनका पीछे छोड़ देंगे ना? मुझसे वादा कीजिए। शाओवी के डैड ने कहा, हाँ छोड़ दूंगा, इसके बाद मुझे उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। वैसे भी उस लड़की से मैं मतलब रखना भी नहीं चाहता जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। शाओवी ने कहा, ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। शाओवी के डैड ने कहा, सच में? शाओवी ने कहा, सच में, पर वादा कीजिए कि आप जुन के करीब दोबारा नहीं जाएंगे। इस केस को बंद कर देंगे और चाइना की गवर्नमेंट से ये कहेंगे कि ये सब कुछ जो था वो सब गलती थी। आप जुन का नाम साफ करेंगे। समझ में आ गया आपको? शाओवी के डैड के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल रहा था। उसके बदले अगर उन्हें ये स्टेटमेंट पास करना भी पड़े तो वो उसे पास कर देंगे। शाओवी के डैड ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। इसके बाद वो बात वहीं खत्म हो चुकी थी और शाओवी की शादी तय कर दी गई। और उस दिन से लगभग 3 महीने बाद शाओवी की शादी फाइनली हो गई। मसामिया को उसकी क्वीन मिल गई थी। इन 3 महीने ने जितना मसामिया को दिया था उतना ही बहुत कुछ किसी की जिंदगी से छीन लिया था। जुन और सिहुआ दोनों की ही जिंदगी बद से बदतर हो गई। वहाँ उन पहाड़ों के बीच में रहना आसान नहीं था। गाँव के बीच में रहना जहाँ फैसिलिटीज़ ना हो, ज़रूरत का सामान लेने के लिए भी जद्दोजहद करनी हो, हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, वहाँ ऐसी जगह पर रहना बहुत मुश्किल था। और ऊपर से उनकी हालत तो उससे भी ज़्यादा ख़राब थी। इतने बुरे वक्त में भी जिन 2 लोगों ने उनका साथ नहीं छोड़ा था और वो थे आंट शू और जेनी। दोनों ने ही उन्हें हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जितना वो कर सकते थे, पर ये काफ़ी नहीं था और चीज़ें आगे 1 या 2 महीने में और मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि अब सिहुआ का डिलीवरी टाइम लगभग बहुत करीब था। सिर्फ 1 महीना बचा था। वो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, एक 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी, एक ऐसे घर में जहाँ कमाने वाला बहुत ही सीमित इंसान हो, उसी की कमाई से पूरा घर चल रहा हो। वहाँ सिहुआ सिर्फ अपने आप को बर्डन समझती थी। वो जितना काम कर सकती थी उतना करने की कोशिश करती थी, पर अब उसका शरीर इजाज़त नहीं दे रहा था। वो पूरी तरीके से थक गई थी, हार गई थी, कमज़ोर हो गई थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। पर जुन उससे भी ज़्यादा कमज़ोर थी। उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी हर बीतते दिन के साथ, क्योंकि जो फैसिलिटी उसे मिलनी चाहिए थी वो उसे नहीं मिल रही थी। जो रिक्वायरमेंट थी उसकी बॉडी की वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी। बहुत मुश्किल से उसकी प्रेगनेंसी यहाँ तक पहुँच पाई थी। ये सब चीज़ के लिए आश्चर्य था कि वो अभी तक अपने बच्चे को संभाल कर इतना आगे तक ले आई है। उसकी मेंटली स्टेट बहुत हद तक अब काबू में थी, लेकिन फिर भी उसका शरीर कमज़ोर था, बहुत कमज़ोर। और ये चीज़ हमेशा सिहुआ को बहुत तकलीफ पहुंचाती थी। एक दिन वो दोनों वहीं रात में बैठे हुए थे। जिनका सर सिहुआ की गोद में था। वो उसके टम बेली को बहुत आराम से सहला रही थी। जिन ने कहा, मैंने अपने साथ साथ तुम्हें भी बर्बाद कर दिया। मुझे माफ़ कर देना सिहुआ, मुझे माफ़ कर देना बेबी, आई एम रियली सॉरी। जिनकी आंखों में आंसू थे। सिहुआ ने कहा, शांत हो जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है जुन, बल्कि वक्त ने तुम्हारे साथ गलत किया है और तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? तुम मेरा प्यार हो, ये बात कभी मत भूलना।
हाँ जुन, माना हम दोनों कभी साथ नहीं रह सके, जैसा हम चाहते थे अपनी ज़िंदगी को वैसे नहीं बिता सके, पर मैं वादा करती हूँ कि हमारे बच्चे उस ज़िंदगी को जिएंगे जिसे हम ना जी सके। मेरा बेबी ज़रूर तुम्हारे बेबी को प्रोटेक्ट करेगा। मेरा बेबी तुम्हारे बेबी से बड़ा होगा ना, तो वो हमेशा तुम्हारी बेबी का हाथ थाम कर रखेगा, उसे इस दुनिया से प्रोटेक्ट करेगा जैसे तुम मुझे प्रोटेक्ट करती थी। जुन ने खिलखिलाते हुए कहा, तुमने तो बहुत कुछ सोच लिया। सिहुआ ने जुन के बालों में हल्के से मालिश करते हुए कहा, हाँ बहुत कुछ सोचा है मैंने। वैसे तुमने कोई नाम सोचा है अपने बेबी का? जुन ने कहा, मैंने नहीं सोचा, तुम ही बताओ। सिहुआ ने कहा, कैसा रहेगा अगर हम जान नाम रखें तो? जैसे ही सिहुआ ने ये कहा, एक जुन सिहुआ की तरफ देखने लगी। उसने कहा, जान? सिहुआ ने कहा, हाँ बिल्कुल, जुन का जान। ये तुम्हारे बिल्कुल एक जहान की तरह ही तो है, तुम्हारी पूरी दुनिया है ये बेबी, तो उसे नाम भी तो कुछ ऐसा ही देना चाहिए ना। जुन ने कहा, पर ये तो एक लड़के का नाम है ना, तुम्हें कैसे पता कि मुझे एक बॉय ही होगा? सिहुआ ने कहा, बस मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है, मैं इसकी गॉड मदर हूँ, मैं जानती हूँ। तो फाइनल है, अगर बॉय हुआ तो हम उसका नाम जान रखेंगे, और अगर लड़की हुई तो हम जानी रख देंगे। कैसा लगा? जैसे ही सिहुआ ने ये कहा, जुन जोर जोर से हंसने लगी। इतने दिनों में ये पहली बार था जब सिहुआ ने जुन को हंसते हुए देखा था। यह हंसी बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। इसीलिए सिहुआ से जी भर के देख लेना चाहती थी, पर उसे क्या पता था कि ये आखिरी बार जुन को इस तरीके से हंसते हुए देख रही है।